हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में संबंधों की नई इबारत लिखे जाने की चर्चाएं चल रही हैं और इसी कंटेक्स्ट में अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वेन डेर लेयन ने भारत का दौरा किया था और देन आफ्टर इस बारे में घमाघमी तेज हो गई कि इस समय जबकि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा वातावरण हलचल में है, वैसे में यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष महोदया के द्वारा उर्सुला वान डेर लेयन के द्वारा जिस तरीके से अपने कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के साथ भारत का दौरा किया गया है, इसका क्या अर्थ निकलता है। देखो यार, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बातचीत करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी कुछ भी यदि होता है तो उसके क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलता है। एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि अच्छा ये हो रहा है इसलिए ये हो रहा है कि नहीं। जब हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि भाई EU की अध्यक्ष महोदया जी आ रही हैं और दिन साथ में यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि भारत जो है ब्रिटेन के साथ भी नए सिरे से FTA को लेकर के चर्चाएं कर रहा है। आखिर इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है मेरे दोस्तों कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने भारत सहित यूरोपीय यूनियन के अगेंस्ट में भी और भी कई सारे अलग अलग देशों के अगेंस्ट में जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बातचीत की है, यानी कि यदि आप हम पर टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आपके अगेंस्ट में टैरिफ लगाएंगे, उतना ही टैरिफ लगाएंगे, न कम न ज़्यादा। तो ऐसे में ये जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां यहाँ पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम सभी को पता है कि यूरोपीय यूनियन के कंटेक्स्ट में भारत लंबे समय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंतव्य के तौर पर दिखता रहा है। यदि हम भारत और यूरोपीय यूनियन के व्यापारिक गतिविधियों की बातचीत करें तो ध्यान रखिएगा कि 2007 से ही दोनों के बीच में FTA को लेकर के, यानी कि मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के बातचीत चल रही है। लगातार नेगोशिएशंस के दौर चल रहे थे, लेकिन बीच में जो अड़चनें हैं वो भी आ रही थी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से वर्तमान में हम लोग वैश्विक भू आर्थिक स्थिति या फिर भू राजनीतिक स्थिति को देख रहे हैं, ऐसे में EU के वर्तमान अध्यक्ष के साथ साथ में और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की यह यात्रा अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक कंटेक्स्ट आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आखिर इस यात्रा के पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं और ये जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है ये क्या अपनी मंशा रखना चाहता है। ठीक है जी दोस्तों, हम लोग इस बारे में आज विस्तार से थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ यह भी कहा है कि हम 2025 के अंत तक जो FTA को लेकर के लगातार नेगोशिएशंस का दौर चल रहा था, अब हम लोग इसे समाप्त कर देंगे और हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो हमारा मुक्त व्यापार समझौता है वह अब एक नया रूप ले ले और देन फिर हम दोनों आपस में बहुत ही बेहतर तरीके से व्यापार को आगे बढ़ा सकें। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके माध्यम से निश्चित तौर पर भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको एक पुश मिल सकता है, एक बूस्ट मिल सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें और क्या कुछ बातें कही गई हैं इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी को दे दूं कि 7 मार्च से शाम में 6 बजे से स्टडी IQIAS हिंदी टीम के द्वारा एक खास बैच की शुरुआत की जा रही है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि GS की तैयारी अपने आप में बहुत अधिक जटिल है और सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो GS का सिलेबस है वो एक वास्ट सिलेबस को इंडिकेट करता है। ऐसे में आपको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत हो जाती है और इस मार्गदर्शन के जरिए आप अपनी GS की तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से चरण दर चरण, फेज बाय फेज आप आगे बढ़ा सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अच्छा आकार प्रदान कर सकते हैं और इसी लिहाज से ये जो संपूर्ण बैच है ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिएगा कि 9,999 रुपए से इसमें बैचेस की शुरुआत हो रही है। अलग अलग बैचेस की कैटेगरी बनाई गई है ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस बैच में भी एडमिशन लेना चाहें उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि ये जो बैच है
$8,999 का। ये सिल्वर बैच के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत आपको रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलती हैं, साथ ही आपको जो भी प्रिंटेड नोट्स होता है, स्टडी मटेरियल, वो आपको पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा आप यदि गोल्ड बैच या फिर प्लैटिनम बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग फीचर्स हैं और उसकी फ़ी भी अलग अलग है। यदि आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिएगा और देन आफ्टर उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके जरिए आप बहुत ही अफोर्डेबल फी में इसमें एडमिशन लेते हुए अपनी जीएस की पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां तो आपने ये बात समझ ही ली कि भाई जिस तरीके से वर्तमान में अमेरिका के द्वारा टैरिफ की बातें की जा रही हैं, और आपको मैं बताऊं कि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन पर अमेरिका ने कहा कि भाई हम आपके अगेंस्ट में 25% तक टैरिफ लगाएंगे। भारत के कंटेक्स्ट में भी अमेरिका के द्वारा कहा गया कि हम आपके अगेंस्ट में भी टैरिफ लगाएंगे, हम इसमें किसी भी स्तर पर कोई रियायत नहीं देंगे। तो ऐसे में यूरोपीय यूनियन और भारत के लिए आपस में संबंध को बेहतर बनाना एक विकल्प के तौर पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अन्य देशों के साथ भी, जैसे कि ब्रिटेन हो, कनाडा हो या बाकी देशों के साथ भी कुछ इस तरीके की गतिविधियां की जा रही हैं, और ऐसे में भारत के लिए एक बेहतर अवसर की स्थिति यहां पर बनती हुई दिख सकती है कि भारत यदि जहां एक तरफ यूरोपीय यूनियन या फिर दूसरी तरफ एक दूसरे महत्वपूर्ण यूरोपीय देश ब्रिटेन के साथ जो अपना मुक्त व्यापार समझौता से संबंधित नेगोशिएशन का दौर है उसे फिर से रिवाइव करता है, शुरू करता है, तो निश्चित तौर पर इससे इनको फायदा हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि जो मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित गतिविधियां हैं, इसके माध्यम से जो वस्तु एवं सेवाओं के स्तर पर व्यापारिक कारोबार है, इसे और आसान किया जा सकता है और इससे दोनों पक्षों को लाभ मिल सकता है। ठीक है जी। यहां पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो यूरोपीय यूनियन के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स हैं, उनकी भी यहां पर भारत में यात्रा हुई है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है जी। तो यूरोपीय यूनियन और के जो कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स हैं, यानी यूरोपियन संघ भी हम कह सकते हैं कि कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स, इनका मतलब क्या हुआ? मान लो कि कल आपको एग्जामिनेशन में, कल मतलब आने वाले समय में एग्जामिनेशन में यदि आपसे ये टर्म पूछ दे कि भैया बता दो यूरोपियन यूनियन के जो कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स होते हैं वो कौन होते हैं, है ना, कितने वर्षों का उनका कार्यकाल होता है, तो फिर आप उसमें क्या उत्तर दे पाएंगे? यहाँ पर मैं आपको बेसिक कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन की एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक जो संघ के प्रधान होते हैं या उनको आप अध्यक्ष कह सकते हैं, है कि नहीं। इन्हीं के अंतर्गत जो 27 यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 देश में, ध्यान रखिएगा। तो ये जो 27 देश हैं, इन 27 देश के जो प्रतिनिधि हैं, इन्हीं प्रतिनिधि को कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब कि 27 देश हैं तो 27 प्रतिनिधि हुए, और इन सभी का एक जो प्रतिनिधि मंडल है उसे सामान्य तौर पर कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का नाम दे दिया जाता है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका गठन 5 साल के लिए किया जाता है। 5 साल बाद फिर से चुनाव होता है उनका, और फिर से नया जो कॉलेज ऑफ कमिश्नर है वो फॉर्म किया जाता है। ठीक है जी। इसके गठन के बाद पहली बार यूरोप के बाहर की इनकी यात्रा हुई है, यानी कि भारत की इनकी यात्रा हुई है जब से इनका गठन हुआ, और उसके बाद पहली बार इनका भारत में दौरा हुआ है। इस लिहाज से यह जो विजिट है अपने आप में और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है ना। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो चर्चा के बिंदु हैं वो क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा समझें कि आखिर जो यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में अभी वार्ताएं हुई हैं, इसमें कौन से महत्वपूर्ण पक्षों पर गौर किया गया है। देखो, 2 स्तरों पर वार्ताएं हुई हैं भाई, ध्यान रखना कि एक जो वार्ता हुई है वो TTC यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के स्तर पर वार्ता हुई है। जो दूसरी वार्ता हुई है वो FTA के स्तर पर वार्ता हुई है। अब ये साहब TTC क्या है? देखो, TTC को हम लोग हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है व्यापार
एवं तकनीकी परिषद। और मैं आप सभी को सचेत कर देना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि ये जो मामला है ना, ये बहुत खतरनाक है। IAS प्री 2023 में यहां से सवाल पूछा गया है। अभी मैं वो सवाल भी आपको दिखाऊंगा। 2023 में यहां से सवाल भी पूछा गया है। इसको लेकर के भारत के साथ वार्ता की गई है। इसके साथ ही जो दूसरी वार्ता हुई है वो मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई 2025 तक इसे अंतिम रूप दिए जाने की पेशकश की गई है। अंतिम रूप दिया जाना संभव। ठीक है साहब, यहां पर आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मैं इस पूरे टर्म को थोड़ा सा और डिकोड करूं कि आखिर ये है क्या। देखो यहां पर यदि इस शब्द को आप थोड़ा सा समझें, जो व्यापार एवं तकनीकी परिषद है, यहां से दो चीजें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी कि अच्छा ठीक है, एटलीस्ट व्यापार को लेकर के और तकनीकी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के एक ऐसी परिषद है जो अलग अलग देशों के साथ बातचीत करती है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर देखो ध्यान रखना कि ये जो TTC है ना, इसने दो स्तरों पर, दो देशों के साथ बातचीत की है। पहली बार साल 2022 में USA के साथ वार्ता की शुरुआत की गई थी। 2023 में इसका गठन किया गया था और 2023 में जब इसका गठन हुआ था, यानी यूरोपीय यूनियन और USA के साथ में जब TTC को गठित किया गया था, तो उसी के आधार पर यह सवाल उस साल पूछ लिया गया था। ठीक है जी। वहीं दूसरी तरफ जब हम भारत के कंटेक्स्ट में बातचीत करें दोस्तों, तो भारत के साथ भी 2023 में पहली जो बैठक है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में यानी कि 2025 में दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके माध्यम से इन देशों और यूरोपीय यूनियन का जो निहितार्थ है, जो इनका ऑब्जेक्टिव है, वो क्या कहता है। देखो, इनका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि भाई हम रणनीतिक स्तर पर जो भी तकनीकी के स्तर पर आदान प्रदान हो सकता है, रणनीतिक का मतलब एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के स्तर पर, युद्ध क्षेत्र में किसी भी हथियार के निर्माण आदि के लेवल पर, है ना, हथियारों के आदान प्रदान के लेवल पर, हथियारों की प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लेवल पर, इस तरीके की गतिविधियों में हम एक दूसरे का सहयोग करें। इसके साथ ही साथ जो व्यापारिक कारोबार है हमारा, उसके स्तर पर भी हम एक दूसरे के साथ वार्ता करें, बातचीत करें और जो भी संभावनाएं हो सकती हैं आदान प्रदान की, उसको हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो इन्हीं के मद्देनजर ये जो काउंसिल है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब हम USA और EU की बात कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से कोशिश की गई थी कि ट्रांस अटलांटिक सिनारियो में, जो जाहिर सी बात है कि भाई एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ यूरोपीय यूनियन के देश हैं, बीच में अटलांटिक महासागर है। आपने मैप को यदि गौर से देखा होगा तो आपको ये पता चलेगा। तो ऐसे में जो ये ट्रांस अटलांटिक सिनारियो की स्थिति बनती है, ऐसे में इन दोनों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने की दिशा में ये जो TTC है, इसकी भूमिका मानी जा रही थी। और इसी लिहाज से यहाँ पर जब हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करें, भारत के कंटेक्स्ट में भी इसकी भूमिका अब बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभी हाल ही में जो बैठक का आयोजन किया गया, इसमें यह देखा गया कि भाई हम डिजिटल गवर्नेंस के स्तर पर, साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी के स्तर पर या फिर स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी के स्तर पर क्या कुछ और बेहतर से बेहतर सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन को लेकर के और वैश्विक तापन को लेकर के जो तनाव की स्थितियां देखी जा रही हैं, ऐसे में हम क्या कुछ करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, ताकि जो स्वच्छ ऊर्जा है, जो हरित ऊर्जा है, जो हरित टेक्नोलॉजी है, इसका हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और इसी बाबत यहाँ पर ये बातें कही गई हैं कि देखिए, हम आपस में मिल करके 60 मिलियन यूरो का निवेश कर सकते हैं, ताकि क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के स्तर पर एक दूसरे का सहयोग कर सकें, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं भारत के कंटेक्स्ट में। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भारत का नेट जीरो टारगेट है वो 2070 तक है ना।
वहीं जो यूरोपियन यूनियन है इसने भी नेट जीरो टारगेट अपना डिसाइड किया हुआ है 2050 तक। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो इस बैठक के माध्यम से बातें की जा रही हैं ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी के स्तर पर, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम एफटीए के स्तर पर बातचीत करते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 2025 के अंत तक हो सकता है कि इसे फाइनल रूप दे दिया जाए, और देन हो सकता है कि भारत और ईयू के बीच में होने वाला जो यह एफटीए है वह अपने आप में बहुत बड़ी डील मानी जाए। और इसका जो लाभ है वो निश्चित तौर पर भारत को मिल सकता है, निवेश के स्तर पर लाभ मिल सकता है, उत्पादन के स्तर पर लाभ मिल सकता है, रोजगार के स्तर पर भी लाभ मिल सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी बातें दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा सा उस सवाल को देख लें जो कि IAS प्री 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर ये सवाल है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर दूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। यहाँ पर देखो जो सवाल है इसमें क्या पूछा गया था, दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है, जो मैंने आपसे कहा TTC। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा कथन था उसमें कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप इसका उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। A, B, C और D में से क्या इसका सही उत्तर होगा, ये आप मेरे ख्याल से उत्तर दे पाएंगे। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी में से जिसने भी सही उत्तर दिया है वो कौन से विद्यार्थी हैं। ठीक है, आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यूरोपीय यूनियन और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी महत्वपूर्ण वर्तमान में चर्चाएं चली हैं उसके बारे में मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश की है। क्या वर्तमान में गतिविधियां चल रही हैं, क्यों ये गतिविधियां चल रही हैं, भारत और यूरोपीय यूनियन किन किन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और इसका क्या कुछ आगे आने वाले समय में जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हुए यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, GS का कोर्स करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से अपने GS की तैयारी को आकार देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। दिलीप लाइव कोर्स का इस्तेमाल कीजिए। 7 मार्च से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। और ये जो GS की पाठ्यक्रम की स्थितियां हैं आपको पता है कि बहुत अधिक जटिल हो जाती हैं। कई बार ये समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, बेसिक किताबें पढ़ें या ना पढ़ें, NCERT पढ़ें या ना पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब ना पढ़ें, ये जो एक कन्फ्यूजन है, नोट्स कैसे हम बनाएं, नोट्स हमें कौन सा बेहतर से बेहतर मिल सकता है, ये सारा जो कन्फ्यूजन है ये आपको इस बैच के माध्यम से दूर हो सकता है और आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को एक बेहतर आकार प्रदान कर सकते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए और निश्चित तौर पर इससे आपकी तैयारी और आसान हो सकती है। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।